वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सिंह रोजाना के करंट अफेयर्स वाले सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक खुशखबरी की बात यह है, देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमारी जो सेशन हो रहे थे वो आधा घंटा 20 मिनट का सेशन हो रहा था जिसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन से डिल आउट कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आपका एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, और 20 मिनट आधा घंटा करंट अफेयर्स अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें मैं भी पूरे करंट अफेयर्स को डिलीवर नहीं कर पा रहा था और आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से हमने क्या डिसाइड किया है, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से आपके जो करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, अब से जो करंट अफेयर्स के सेशन होंगे वो फिलहाल तो रिकॉर्डेड ही होंगे। पर ये जो सेशन होगा, ये जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, ये सुबह 7 से 8 होने वाला है, यानी कि जो ड्यूरेशन होने वाला है वो से 7 से 8 का होने वाला है। ये आज से नहीं, कल से जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो डलेगा वो सुबह 7 से 8 का डलेगा, जिसमें हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन से डिल आउट कर लेंगे। और ये 10 से 12 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक खुशखबरी की बात यह है कि जो आधे घंटे का लेक्चर हुआ करता था, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा आया है, बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो लेक्चर आधे घंटे का हुआ करता था वो अब से 1 घंटे का होने वाला है, जिसमें हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन से डील आउट करेंगे। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन से हम डील करेंगे ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को देखेंगे कि कैसे हम जैसे पॉलिटी से हम कनेक्ट करके कैसे करंट अफेयर्स को देखें, ज्योग्राफी से कनेक्ट करके कैसे करंट अफेयर्स को देखें, तो वो भी चीजों को देखेंगे। बट फिलहाल जो हम करंट अफेयर्स देखेंगे डेली की 1 आवर की जो अपलोडेड सेशन होगा, यानी कि जो आपका प्रीमियर चलने वाला है, जो आपका क्लास चलने वाला है, ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। ठीक है भैया, तो ये अच्छी एक न्यूज थी। इसी के साथ भैया आज कौन सा डे है, तो आज है 4 जुलाई। तो देख लेते हैं 4 जुलाई से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज आपके सामने ये, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? What is the motive of PM Pranam scheme recently approved by Union Cabinet? कोई स्कीम है प्यारे बच्चों जिसका नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम, इसको हाल ही में क्या किया गया? हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, यानी कि जो केंद्र कैबिनेट है प्यारे बच्चों, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा क्या दिया गया? मंजूरी दिया गया। क्या ये स्कीम के बारे में हम पहली बार पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। स्कीम के बारे में जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था, शायद आप लोग तब मुझसे नहीं जुड़े थे, जब मैंने बजट पढ़ाया था तब मैंने स्कीम के बारे में बताया था कि स्कीम के बारे में ऑलरेडी जब 1 फरवरी 2023 को जब सीतारमन जी के द्वारा जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगी, इनके द्वारा जब बजट को रिलीज किया गया था उसमें इस स्कीम के बारे में बताया गया। अब आपसे पूछा है कि ये जो स्कीम को अप्रूव किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा, स्कीम को इंप्लीमेंट करने का, स्कीम को मेन उद्देश्य क्या है स्कीम का? पहला प्रश्न पूछा है, भारत में एमएसएमई को मजबूत करना। एमएसएमई क्या हो जाएगा? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। भारत के अंदर जो छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं या मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनको और भी ज्यादा मजबूत करना। भारत में उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि भारत के अंदर जो फर्टिलाइजर सिस्टम है, जो किसान फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसको और भी ज्यादा मजबूत करना। या फिर भारत के अंदर जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, यानी कि भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स है उसको और भी बढ़ावा देना। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर भारत के अंदर उर्वरक प्रणाली को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य होने वाला है। अब बात को समझिए। अब जैसे आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो मैक्सिमम तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? तो हमारी प्राइमरी सेक्टर पे या हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, है ना। और इसी वजह से क्या हो रहा है भैया, इसी वजह से हमें अब पॉपुलेशन हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ेगा तो लगातार बढ़ते हुए पॉपुलेशन से कोप अप करने के लिए भैया हमें अनाज उगाना पड़ेगा, और ज्यादा अनाज उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अनाज तो ज्यादा उग जा रहा है,
बट फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स से क्या इस्तेमाल करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब? अब इसको मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कब इंप्लीमेंट किया गया है? 29 जून को। तो हाल ही में 29 जून को 29 जून को एक तो इनको मंजूरी दी गई है, दूसरा इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसका मेन मकसद क्या है? तो भारत के अंदर उर्वरक प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करना, ताकि ताकि जो हमारे किसान भाई बहन है जो कि उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे होने वाले जो दिक्कतें हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी अपनी खो देती है, उससे हम बच सके। आइए जानते हैं इसमें न्यूज क्या है। तो हाल ही में भारत में उर्वरक प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब इसका फुल फॉर्म है, ये जो प्रणाम है इसका आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। पी से हो जाएगा प्रोग्राम, आर से हो जाएगा रिस्टोरेशन, ए से हो जाएगा अवेयरनेस, एन से हो जाएगा नरिशमेंट, ए से हो जाएगा एम्यूरेशन, और एम से हो जाएगा मदर अर्थ। यानी कि जो हमारी भारत माता है ना, उसको हमें सुरक्षित रखना है। जो लैंड है जो इनफर्टाइल होते जा रहा है, जो अपनी फर्टिलिटी खोता जा रहा है, इसको हमें क्या करना है? वापस लाना है। इसके बारे में बजट 2023-24 में ऑलरेडी बात की गई थी। इसे अप्रूव किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। कब भैया? तो 29 जून 2023 के अंदर। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर संभाल रहे हैं, वही कौन हो जाएंगे? तो आपके यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हो जाएंगे, यानी कि मनसुख मांडविया। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिएगा आयुष एंड बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय किसके पास हो जाएगा? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के। तो कंफ्यूज मत करना, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है, आयुष मंत्रालय। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन में एमएसएमई दिया गया था, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए एक दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 27 जून को, जिसके मिनिस्टर हो जाएंगे नारायण राणे। और याद रखिएगा स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाल में पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाल इसका उद्देश्य है भारत में उर्वरक प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करना। अब उर्वरक की बात आई है, तो अगर आपको याद हो हाल ही में इफ्को के द्वारा हाल ही में इफ्को के द्वारा दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया को बनाया गया था। दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया को हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया था? इफ्को के द्वारा बनाया गया था। और इसी का एक प्लांट को सेटअप किया गया था। कहां पे? गुजरात के अंदर। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ये जो लिक्विड नैनो यूरिया को बनाया गया है किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। इसको अब भारत क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, जिसके लिए ऑलरेडी डील हो गया है किसके साथ? यूएसए के साथ, है ना। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पे गए हुए थे हाल ही में, और वहां पे बहुत सारी डील्स हुई थी। ठीक है, जिसमें से एक डील ये था कि भारत यूएसए को क्या बेचने वाला है? तो लिक्विड नैनो यूरिया को बेचने वाला है, जिसको हाल ही में बनाया गया इफ्को के द्वारा, जिसका एक प्लांट आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस वर्ष यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष अधिदेश को अपनाया है? अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात हुई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो युद्ध वगैरह बहुत खराब चीज है, लाखों लोगों की जान चली गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भैया शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि शांति और सुरक्षा के लिए काम करनी चाहिए। जिसके बाद पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन। याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड। लीग ऑफ नेशंस पहले विश्व युद्ध में होने वाले जो
डिस्ट्रॉयमेंट है, बहुत इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, लोग, लाखों लोगों की जान चली गई, लोगों की अर्थव्यवस्था, मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो सबने ये बोला कि भाई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि शांति और सुरक्षा यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करनी चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करे। उसके बाद समय चलता गया, 1919 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद समय आता है 1939 का। 1939 जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ये कब तक चलता है, 1944 तक। अब आप मुझे सोच के बताइए, आपने 5 रुपए, आप 5 रुपए लेके दुकान गए, दुकान में आपने बोला 5 रुपए का मुझे समोसा दे दो या 5 रुपए का कोई पेन पेन दे दो। दुकानदार ने 5 रुपए तो ले लिया बट आपको पेन नहीं दिया। आपको कितना गुस्सा आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। अरे मैंने जिस काम के लिए आपको 5 रुपए दिए थे वो काम ही नहीं हुआ, तो गुस्सा आना जायज है। अब मुझे बताओ कि भैया शांति और सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशंस को स्थापना किया गया था पहले विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद भी 1939 से लेकर 1944 तक विश्व युद्ध दूसरा शुरू हो जाता है, यानी कि जिस काम के लिए मैंने आपको स्थापित किया था वो काम तो हुआ नहीं। तो भैया इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1944 में इसको बंद कर दिया जाता है और इसी की जगह पे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। तो अगर आपके मन में प्रश्न आए या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसकी जगह पे होती है, तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशंस की जगह पे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। अब जब संयुक्त राष्ट्र काम करेगा शांति और सुरक्षा के लिए, इसे शांति सुरक्षा किसी एक देश में तो बनाए नहीं रखना है, इससे शांति सुरक्षा 193 देशों में बनाना है। इसे शांति सुरक्षा 193 देशों में बनाना है। कितने देशों में? 193 देशों में। अब 193 देशों में शांति सुरक्षा बनाने के लिए इसके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारी ऑर्गन होनी चाहिए। अरे भैया इसके पास बहुत सारे नौकर होने चाहिए ना, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा नौकर होने चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने इसने अपने 6 ऑर्गन को चुना, है ना। इसने क्या बनाया, अपने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को, 6 प्रमुख अंगों को बनाया। इसने अपने 6 प्रमुख अंग बनाए। कितने अंग? 6 प्रमुख अंग बनाए। और वो 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से वो कौन सा बॉडी है, इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। लिखिएगा नंबर 1 पे भैया यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हर हर अंग का अलग काम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भैया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं, लघु संसद के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सारा काम कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखता है। तीसरे पे भैया आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलने वाले, जिनके पास चौथे में भैया यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा। पांचवे पे आपको यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप देखने को मिलेगा। और छठवें पे आपको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसके? तो यूनाइटेड नेशंस के। कौन कौन से? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस अपना काम करता है। ठीक है बात। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से वो कौन सा यूनाइटेड नेशंस का अंग है जिसकी मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में नहीं देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इसके अलावा सभी का मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? नीदरलैंड्स के अंदर। कहां पे? नीदरलैंड्स के अंदर। और ये नीदरलैंड्स के अंदर कहां है भैया? तो दी हेग नाम का शहर है, कहां पे? नीदरलैंड्स के अंदर। और वहां पे आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी मुख्यालय देखने को मिलेगा। और ये वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसने हाल ही में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट को रिलीज किया गया था। तो ये तो कंसेप्ट है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। अब भैया शांति को बनाए रखना है, शांति को बनाने रखने के लिए भैया शांति को क्या सिर्फ बड़े वर्ग में बनाना है? नहीं, शांति को छोटे वर्ग में भी बनाना है, बच्चों में भी शांति बनाना है भैया। तो देखो इसके द्वारा ना एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है 1996 में। 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है जिसके तहत उसने अपने एक अधिदेश को अपनाया।
एक अधिदेश को अपनाया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसमें इसने क्या कहा? इसमें इसने कहा कि जो बच्चों के खिलाफ होने वाली वायलेंस है, बच्चों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ होने वाला जो वायलेंस है, प्यारे बच्चों, वायलेंस है, उसके लिए एक मैंडेट को अपनाया गया, उसके लिए एक मैंडेट को अपनाया गया। ठीक है, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने 2 कॉलम बनाए। इसने बोला कि वो देश जहां पे बच्चों के खिलाफ वायलेंस होते हैं उनको हम यहां रखेंगे, और वो देश जहां पे बच्चों के खिलाफ वायलेंस नहीं होते उनको हम यहां रखेंगे। यानी कि ये अच्छे देश हैं भैया जहां पे बच्चों के खिलाफ वायलेंस नहीं होते हैं। अब न्यूज क्या है, बात को समझना। हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में 2010 के बाद, 2010 के बाद 2010 के बाद 2023 में 2023 में भारत को कहां पे शामिल किया गया है? तो याद रखना, भारत को इसमें शामिल किया, यानी कि भारत यहां से हट गया है, कहां आ गया है? यहां। तो याद रखना, हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं, इसने भारत को चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट से हटा दिया है, चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिस्ट से हटा दिया है। कौन सा लिस्ट? तो मैंने आपको बताया कि भैया 2 लिस्ट बनाई गई है, एक जहां पे बच्चों के खिलाफ वायलेंस होता है, एक जहां पे बच्चों के खिलाफ वायलेंस नहीं होता है। अब भारत को क्यों हटाया गया? तो भारत ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे बच्चों के खिलाफ वायलेंस से बचने के लिए। तो क्या क्या चीजें की गई? देखो, भारत के द्वारा साल 2015 में एक एक्ट लाया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कब? 2015 में। साथ साथ पॉस्को एक्ट 2012, ये भी कब लाया जाता है? ये भी किस लिए लाया जाता है? तो बच्चों के लिए ये लाया जाता है, यानी कि बच्चों के बेटरमेंट के लिए, बच्चों को वायलेंस से दूर रखने के लिए 2 एक्ट्स लाए गए भारत के द्वारा। मेनली 2 एक्ट्स लाए गए, वैसे तो बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं, मेनली 2 एक्ट्स लाए गए, जिससे क्या हुआ है, जिससे भारत के अंदर जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस हो रहे थे उनमें कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये कदम अपनाया है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया इसमें सबसे बदतर, सबसे खराब सिचुएशन किसका है? तो याद रखिएगा, कॉन्गो का, दूसरे पे इजराइल का, और तीसरे पे आपको पैलेस्टीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चों की जो सिचुएशन है, या बच्चों के जो खिलाफ होने वाली वायलेंस है, वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये, आप सभी को पता है कि आधार कार्ड हमारे देश के अंदर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अब वोटर आईडी कार्ड तो चलता नहीं है, अब आपको अपना आधार कार्ड लेना होगा, और आधार कार्ड की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 12 डिजिट। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि आधार कार्ड कितने डिजिट की है? तो 12 डिजिट का आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी देखने, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक नंबर मिलता है। और याद रखिएगा, आधार को रेगुलेट कौन करता है? आधार को रेगुलेट करता है कौन? तो आधार को, भारत के अंदर आधार को रेगुलेट करने वाली, आधार को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी UIDAI। UIDAI। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो UIDAI है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, एक मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा जिसे हम मिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो लिख लो, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, क्या देखिएगा, अश्विनी वैष्णव 2 मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, वैष्णव आपको 2 मंत्रालय संभालते हुए देखने को मिलेंगे, एक तो रेलवे मिनिस्ट्री और दूसरा आपका मिटी। तो हाल ही में भैया क्या हुआ है, ये तो बात आप समझ गए कि 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है क्या? आधार। इसको रेगुलेट कौन करता है भैया? UIDAI, जिसको बनाया है मिटी मंत्रालय के द्वारा। अब क्या हुआ है, बात को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से पहले बात को समझ रहा। अब क्या हुआ है, हाल ही में जो हमारी होम मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं भैया? अमित शाह जी। अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया है? इनके द्वारा कहा गया कि भैया हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, चाइना को हमने अभी अभी ओवर क्रॉस किया है, तो हमारी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। अब हमारी जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, तो भारत के अंदर जो सर्विसेज चलाए जाते हैं, भारत के अंदर जो सर्विसेज चलाए जा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचे, प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचे, यानी कि हर वो फैसिलिटी जो भारत के द्वारा चलाया जा रहा है, हर वो प्रोग्राम जो भारत के द्वारा
चलाया जा रहा है वो हर लोगों तक पहुंचे इसके लिए, साथ ही साथ कोई वेस्टेज वगैरह ना हो इसके लिए, ठीक है, क्या किया जा रहा है, किया ये जा रहा है भैया कि अब से आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज अभी तक तो ये होता था कि सपोज किसी की डेथ हो गई, आप उसको आप दफनाने जा रहे हो या आप उसे जलाने जा रहे हो, तो आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड दिखाना होता था, जिससे क्या होता था भैया, सपोज मान लो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोज एक्स नाम के बंदों को, दो बंदे हैं एक्स और वाई, एक्स जो है वो जस्ट पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है, और ये जो है अभी मरा है, ठीक है। जब आप इसे जलाने गए तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट को क्या पता चल जाएगा कि फलाना नाम को जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई है। यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है भैया वो अब गवर्नमेंट का बचने वाला है, ताकि गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए ना भैया, अल्टीमेटली मैनेज कौन किसको करना है, सर्विसेज को देना गवर्नमेंट को है, तो मैनेज भी गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट को पता चल गया भैया फलाना व्यक्ति एक व्यक्ति है जो कि कम हो गया है, उसके बाद सपोज मान लो उसी समय पे एक बंदे का जन्म हो गया, तो अगर यहाँ पे इसका पंजीकरण हो जाता है, यहीं पे इसका पंजीकरण हो जाता है। पंजीकरण में ये नहीं कि भैया आपको आधार कार्ड ही बनवा लेना है, जो नया बच्चा जन्मेगा उसका आधार कार्ड कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता, फोटो तो नहीं खिंचा सकते, पर पंजीकरण तो हो सकता है। तो इनके द्वारा कहा गया कि भैया जो नया बच्चा आएगा उसको पंजीकरण करा लेना है, और जिसकी डेथ हुई भैया उसके बारे में भी आपको जानकारी देना होगा, जिससे ये लोग भारत के अंदर जो रिसोर्सेज है, भारत के अंदर जो स्कीम चलाई जा रही है उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो याद रखिएगा, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक ऑपरेटर T3, बात को समझिए, कहा गया है इनमें से किसको आर्थिक ऑपरेटर T3 से सम्मानित किया गया है। सपोज मान लीजिए एक सेकंड रुक जाइए बस। ठीक है, बोला है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 सर्टिफिकेट हाल ही में किसको दिया गया, तो याद रखना गेल को हाल ही में, गेल को हाल ही में क्या मिला है भैया, T3 सर्टिफिकेट मिला है। अब बात को समझने की कोशिश करिए, मैंने कहा T3 सर्टिफिकेट, सपोज मान लो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, आप क्या करते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी कंपनी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, कोई कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट करती होगी भैया, है ना, बाहर से चीजों को मंगाती होगी और बाहर चीजों को बेचती हो, ठीक है। सपोज मैंने एक कंपनी खोला भैया, मैंने काम करना शुरू किया, क्या पहले दिन आप मुझ पर भरोसा कर लोगे, नहीं, मैं काम करता जाऊंगा, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद भैया कुछ भरोसा करोगे, कुछ दिन के बाद भैया फिर भरोसा कर लोगे, कुछ दिन के बाद फिर भरोसा कर लोगे, ऐसे करके भैया भरोसा तो काम के हिसाब से आता है। वैसे ही प्यारे बच्चों, जब गेल क्या हो जाएगा, गेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखना 1984 में इसकी स्थापना होती है, और इसके हेड के रूप में आपको संदीप कुमार गुप्ता जी देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को हाल ही में क्या मिला है, इन्हीं को T3 सर्टिफिकेट मिला है। देखो, पहला होता है भैया T1 सर्टिफिकेट, दूसरा होता है T2 सर्टिफिकेट, तीसरा होता है T3 सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में आपके ऊपर भरोसा को दर्शाता है। तो हाल ही में T2 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है किसको, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपनाया गया है। अगला प्रश्न, अन्ना भाग्य योजना क्या है, तो याद रखिएगा हाल ही में कर्नाटका के में इलेक्शन हुए भैया, कहाँ पे इलेक्शन हुए, कर्नाटका के, ठीक है। और इसी दौरान इलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे स्कीम्स जो है वो लाए गए, जैसे हुबली धड़वर के अंदर आपको दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद भैया यहाँ पे आपको हाइड्रोजन से चलने वाला जो पहला ट्रक है इसको लॉन्च किया गया, मीथेन से चलने वाला पहला
जो बस है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, स्टैचूज को लॉन्च किए गए, तमाम ऐसी चीजों को लॉन्च किया गया कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर और कर्नाटका के अंदर। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सबसे बड़ा यूनिट भी यहाँ पे स्थापित किया गया। तो ऐसे तमाम प्रोग्राम्स को शुरू किए गए कहाँ पे, कर्नाटका। इसी दौरान भैया कर्नाटका के अंदर जो प्रेजेंट में कौन सीएम है कर्नाटका के अंदर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रेजेंट में सीएम कौन है। और इनकी सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया था इलेक्शन से पहले कि अगर हम सत्ता पे आते हैं तो हम वो फैमिलीज जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास क्या होता होगा, उनके पास एक कार्ड होता होगा, ठीक है, उनको हम क्या देंगे, एक्स्ट्रा चावल देने वाले, इनको हम क्या देने वाले हैं, एक्स्ट्रा राइस देने वाले। अब एक्स्ट्रा राइस ही क्यों दिया जा रहा है कर्नाटका के अंदर, तो आप सभी को पता है कर्नाटका के अंदर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट राइस की खपत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो डिशेस बनते हैं जैसे इडली, डोसा, उत्तपम, आटलू, ये सारे जो है वो राइस से बनते हैं, तो वहां पे राइस की खपत बहुत ज्यादा है और राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। तो इसमें क्या हुआ है मेरे बच्चों, इसमें बीपीएल फैमिलीज को एक्स्ट्रा राइस, एक्स्ट्रा चावल यहाँ पे दिया जाएगा, किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा। और इसी स्कीम का नाम क्या हो जाएगा, अन्ना भाग्य स्कीम होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। आप सभी को पता है कि जी ट्वेंटी क्या है भैया, तो जी20 एक ग्रुप है जिसमें आपको 19 देश और एक आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। बात क्लियर। जी20 की बात करो भैया, तो जी20 की साल 2022 वाली मेजबानी कौन कर रहा है, साल 22 के अंदर इसकी मेजबानी किसने किया था, इंडोनेशिया ने किया था। साल 2023 में इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, यानी कि इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और याद रखिएगा साल 2024 के अंदर इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा, ठीक है। अब साल 2023 के अंदर इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, यानी कि सारी बैठकें कहाँ होंगी, भारत के अंदर होगी। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी कि अपनी तरह का पहला प्रदर्शनी को आयोजित किया गया, जिसका नाम हो जाएगा बैंकिंग और वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज साइट्स को भैया अंकित कौन करता है, तो यूनेस्को करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे भैया जितने भी हेरिटेज साइट्स है मेरे बच्चों, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इस बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो न्यू दिल्ली के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर आपको बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एक अपने प्रकार का एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। तो ये अपने प्रकार का है भैया। देखो वैसे हमने बिजनेस 20, यूथ 20, साइंस 20, वर्किंग ग्रुप, शेरपाओ की बैठक, ये सारी हमने देखी थी भैया, ठीक है, पर ये अपने प्रकार का पहला बैठक है, किसके अंतर्गत, तो जी20 के अंतर्गत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाल ही में, अगर आपको याद हो, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि पंजाब के अंदर सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस फुटबॉल चैंपियनशिप में जीता कौन है भैया, तमिलनाडु जीता है। और तमिलनाडु ने किसको हराया है, तमिलनाडु ने हरियाणा को हराया। अगर आपसे पूछेगा होस्ट स्टेट, तो होस्ट किसने किया है, होस्ट किया है पंजाब ने, जीता कौन है, तमिलनाडु, हराया किसको है, हरियाणा को। तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने इस टूर्नामेंट को जीता, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है भैया। इसमें देखो आपको हुसैन जैदी जी देखने को मिलेंगे, इनके द्वारा एक बुक को पब्लिश किया गया, ठीक है। ये बुक किसके बारे में बताता है, ये बुक बताता है रॉ के बारे में, ठीक है, रॉ हिटमैन के बारे में ये बुक बताता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि देश के बाहर, भारत की वो खुफिया विभाग जो कि देश के बाहर ऑपरेट करती है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के अंदर। भारत की स्थिति जो आज है, भारत जो इतनी बेहतरीन स्थिति में है, ये किसकी वजह से, तो रॉ की वजह से। साथ ही साथ अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आईबी हो गए, पुलिस हो गए, सारे, ठीक है, तो इनके द्वारा रॉ के ऊपर एक किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये आपको अजय बंगा जी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं, तो हाल ही में अगर आपको याद हो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये किसकी जगह प्रेसिडेंट बने हैं, तो डेविड मालपास की जगह प्रेसिडेंट बने। और याद रखिएगा
जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना होती है 1944 के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस होता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसके तहत आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना होती है। ये कहा, इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट के रूप में अजय बंगा जी, किसकी जगह पे, डेविड मालपास की जगह पे। एमडी सीएफओ के रूप में आपको अनुशीला कंत, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में आपको इंदरमित गिल देखने को मिलेंगे। अब कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर एक न्यूयॉर्क के अंदर प्यारे बच्चों एक अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है ये एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि भारत के नहीं है, यानी कि वो इमिग्रेंट्स जो कि यूएसए के नहीं है, बट यूएसए के अंदर रह के यूएसए के बेटरमेंट के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे अजय बंगा यूएसए के नहीं है, ये भारतीय मूल के है, बट ये यूएसए के अंदर रह के भारत के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सॉरी यूएसए के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस अवार्ड से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें इकलौते भारतीय कौन हो जाएंगे, अजय बंगा जी हो जाएंगे। तो यहां तक था आज का सेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होगी, क्लासेस में मजा आया होगा। अब से जो आपका कल का सेशन होने वाला है उसमें हम रोजाना 10 से 12 क्वेश्चन यानी कि 1 घंटे का पूरा कंप्लीट हम सेशन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।